आकर अब इस स्थिति तक आप लोग पहुंच ही गए होंगे कि कम से कम प्रश्न करने में अब मजा आ रहा होगा कि डेली उठते ही सबसे पहले कुछ पढ़ लिया जाए, कुछ कर लिया जाए, और उसके बाद आप लोग देखते होगे एक चीज कि पूरे दिन फिर आपका अच्छा जाता होगा। अगर आपने सुबह उठने की आदत डाल ली और सुबह उठकर पढ़ने की आदत, कुछ करने की आदत, कुछ काम करने की आदत, तो फिर एक नेचर में हो जाता है, पूरे दिन फिर अच्छा लगता है कि ताएं भी होती है, कुछ सीमाएं भी होती है, तो वह मानवीय भूल माना जा सकता है। लेकिन जब आप किसी को महामानव बना दो ना, तो फिर उसकी फिर मानवीय सीमा नहीं रहती है, उसकी फिर हर एक गलतियों को नोटिस किया जाता है। तो मानव बनने में ही अच्छा है, एक सामान्य मनुष्य बनकर ही जिंदगी जीना अच्छा लगता है, ना कि स्टार बनकर। देखते हो आप, बहुत लोग स्टार बनते हैं तो फिर उनको अपने आप की जिंदगी ही बेकार लगने लगती है, वो कहीं शांति जगह की तलाश करते हैं। तो सामान्य जीवन में जो मजा है ना बेटा, वो कहीं नहीं है। इसलिए सामान्य जिंदगी जीनी चाहिए। वैसी जिंदगी का क्या मतलब कि जब छुप कर जीना हो, खुलकर नहीं आप जी सकते हो। आप लोग देखते होंगे बहुत सारे ऐसे सेलिब्रिटीज होते हैं कि जो हमारे आपकी तरह वह नहीं चल सकते हैं, नहीं घूम सकते हैं, कहीं नहीं खड़ा हो सकते हैं। तो सामान्य जिंदगी का ही सही मजा है। और बुद्ध ने वही तो किया था, महावीर ने वही तो किया था, सामान्य जिंदगी ही तो जीना चाहा। नहीं तो वे भी तो राज परिवार से संबंध कार्रवाई को हम लोग लेकर चलते हैं, आज के प्रश्न को हम लोग लेकर चलते हैं। मैं आप सभी से यही गुजारिश करूंगा कि सभी बच्चे कम से कम टाइम पे रहें, नहीं तो फिर छूट जाएगा। हाँ बिल्कुल ठीक हूं बेटा, बिल्कुल ठीक हूं, नहीं तो फिर छूट जाएगा। और एक एक प्रश्न मायने रखता है बच्चों, एक एक प्रश्न मायने रखता है। क्या मतलब लेट करने से? जब करना ही है तो फिर उसको डेली किया जाए। स्टूडेंट और टीचर के लिए कोई सैटरडे संडे नहीं होता है, कोई मंडे नहीं होता है। बहुत सारे लोग सैटरडे इंजॉय करने लगते हैं, फिर संडे इंजॉय करते हैं, मंडे भी इंजॉय में ही चला जाता है। तो इसलिए हमें उस प्रवृत्ति पर नहीं आना है। चलिए शैलेंद्र कुमार, गुड मॉर्निंग जी। तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं आज का जो हमारा प्रश्न है, यानी आज हम लोग किस पे देखने वाले हैं। एक तो है वैदिक संस्कृति, और वैदिक संस्कृति में पिछले क्लास में भी हम लोगों ने देखा था। यानी आप देखो कि कितने आसानी से, कितने अच्छे से आपका जा रहा है। आपने स्टोन एज पढ़ा, आपने कैलकोलिथिक एज पढ़ा, यानी पाषाण काल, ताम्र पाषाण काल, फिर आप इंडस वैली सिविलाइजेशन को आप लोगों ने देखा, सिंधु घाटी की सभ्यता को आप लोगों ने देखा, और बड़ा सिस्टमैटिक तरीके से। उसके बाद फिर हम लोग जब आते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे जब आते हैं तब अब वैदिक काल को भी हम लोगों ने देखा, पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा था, उस पर हम लोगों ने थोड़ा बहुत चर्चा किया था। अब आज जैसे हम लोग देखने वाले हैं वैदिक काल के संदर्भ में, वैदिक पीरियड के संदर्भ में, वैदिक कल्चर में। तो सोर्सेस यह हम लोगों ने देखा था पिछले क्लास में, स्रोत, फिर किस प्रकार से आर्यों की उत्पत्ति हो गई थी, आर्यों को लेकर क्या अवधारणाएं थी, आर्यन अवधारणा कि आर्य कौन थे, कहां से आए थे, किस रूप में आए थे। तो वह सब हम लोगों ने इस पर चर्चा किया था। आर्यों की क्या विशेषताएं हैं उसे भी हम लोगों ने देखा था। कुछ हम लोगों ने वैदिक ग्रंथ को भी देखा था कि भाई कौन कौन से वैदिक साहित्य हैं, कौन कौन से टेक्स्ट हैं जो वैदिक लिटरेचर के रूप में जाने जाते हैं। तो इसे भी हम लोगों ने देखा था। फिर अब हम लोग यहाँ पे देखें कि जो अर्ली वैदिक पीरियड का जो ज्योग्राफी है वह किस प्रकार का रहा है, लेटर वैदिक पीरियड का यानी उत्तर वैदिक काल का भूगोल किस प्रकार का रहा है, फिर अर्थव्यवस्था किस प्रकार की रही है, चाहे वह ऋग वैदिक काल की हो, अर्ली वैदिक फेज की हो, या फिर लेटर वैदिक फेज की हो, तो उसे भी हम लोग यहाँ पे देखेंगे। फिर यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि भाई सोसाइटी किस प्रकार का रहा है, चाहे वह अर्ली वैदिक फेज का हो या फिर लेटर वैदिक फेज का हो, प्रारंभिक वैदिक काल का या उत्तर वैदिक काल के समाज किस प्रकार का था, क्या उस समाज में कुछ परिवर्तन हम लोग देख पाते हैं या नहीं देख पाते हैं। इसके साथ साथ फिर रिलीजन को भी हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि भाई ऋग वैदिक काल में धर्म का स्वरूप कैसा था, लेटर वैदिक काल तक आते आते धर्म का स्वरूप किस प्रकार का हो जा रहा है, कौन कौन से देवी देवताएं हैं जिनकी वैदिक आर्य पूजा किया करते थे, क्यों पूजा किया करते थे, ये धर्म का स्वरूप कैसे विकसित हुआ, एकेश्वरवाद है, बहुदेववाद है, क्या है। तो उन सारी चीजों को हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं आज के प्रश्न पे। अब आज के प्रश्न के लिए आप सभी तैयार हो, आप सभी लोग तैयार हो आज के प्रश्न के लिए। तो हम लोग आज के प्रश्न पे आते हैं कि आज का पहला प्रश्न क्या है।
यानी प्रारंभिक वैदिक काल के भूगोल। यानी आज हम लोग जो देखने वाले हैं वह ज्योग्राफी ऑफ अर्ली वैदिक पीरियड सबसे पहले हम लोग देखेंगे। यानी दोनों फेज का देखेंगे कि जो अर्ली वैदिक फेज का जो ऋग वैदिक काल का जो भूगोल है वह किस प्रकार का है, यानी किन किन क्षेत्रों में ए वैदिक आर्य रहा करते थे। और इसके बाद हम लोग आ जाएंगे कि उत्तर वैदिक काल में वैदिक आर्यों का क्या, उनका कुछ प्रवसन हुआ, कुछ दूसरे क्षेत्र में भी गए, कुछ नए क्षेत्र में भी गए, और गए तो वहां पे क्या आर्थिक परिवर्तन आ रहा है। तो उन सारी चीजों को हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। यानी पहला प्रश्न जो आएगा वह पहला प्रश्न आपको ज्योग्राफी पर आएगा, ऋग वैदिक कालीन भूगोल पर आएगा। पहला प्रश्न यह है आपका, निम्नलिखित पर विचार करें। क्योंकि यहां पे आप देखो जिन जिन चीजों को अगर कहा जा रहा है तो उसको ध्यान देना है। यानी ये कुछ नदियां हैं जिनका प्राचीन नाम है। अब इन नदियों का आधुनिक नाम क्या है, यानी एक प्रश्न आपको इन नदियों पे भी पूछता है। सबसे बड़ी चीज, अभी कोई आंसर नहीं देगा, पहले हर चीजों को सुनना है, समझना है। जैसे नदियों के संदर्भ में आप देखो तो इन नदियों के आधार पर भी हमें वैदिक आर्यों का ज्योग्राफिकल कंडीशन का पता चलता है ना। अगर जिन जिन नदियों का उल्लेख अगर ऋग्वेद में किया गया है तो इससे हमें पता चलता है कि इन क्षेत्रों में वैदिक आर्य रहा करते होंगे, इससे ही तो पता चलेगा। यानी एक बड़ा ज्योग्राफिकल एरिया है जिसमें वैदिक आर्य निवास किया करते थे। तो इन नदियों से, पर्वतों से, इन सब से हमें वैदिक आर्यों के ज्योग्राफिकल कंडीशन की जानकारी हमें मिलती है। पहली चीज हमें ध्यान रखना है। तो केवल हम नदी नहीं देख रहे हैं, यानी इन नदी के आधार पर हम यह भी देखेंगे कि यानी ये सारे क्षेत्र जो थे वो वैदिक आर्य इन क्षेत्रों में रहा करते थे। सर नाम में क्या रखा है, क्वेश्चन मैन में रखता है। हाँ, क्वेश्चन मैन रखता है, बिल्कुल सही। चलिए, तो यह कुछ आपको रिवर्स हैं, कुछ नदी हैं। जैसे आप देखो अस्किनी, यह आपको अस्किनी है और इसके विषय में कहा जा रहा है कि यानी अब नदियों का नाम है अस्किनी, रावी नदी है ना, रावी, पुरुषनी, सतलज, विपास, विपास व्यास, सतुद्री, सतलज। तो यह कुछ नदी है। अब इनमें नीचे दिए कुछ से सही विकल्प का चयन करें। अस्किनी, रावी, पुरुषनी, सतलज, विपास व्यास, सतुद्री, सतलज। चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द कोट्स गिवन बिलो। अब इनमें से सही उत्तर का आपको चयन करना है बच्चों, और इसका उत्तर का सही कौन सा है, सही विकल्प। यानी इसमें से दिए गए सही कुछ प्राचीन नदी है, यानी प्राचीन नहीं बल्कि ये प्राचीन नाम है उन नदियों का, और ये इनके आधुनिक नाम है। यह मैचिंग के लिए आपको दिया हुआ है। अब अस्किनी जो है बेटा, यह रावी नदी नहीं बल्कि अस्किनी जाना जाता है चेनाब नदी। चेनाब नदी कहां बहती है, चेनाब नदी किस क्षेत्र में है। यानी आप देख रहे हो कि जो चेनाब नदी है जो पाकिस्तान भी जा रही है और JNK से होकर गुजर रही है, यानी इन क्षेत्रों में वैदिक आर्य निवास किया करते थे ना। हाँ, कश्मीर में। यानी इन नदियों के आधार पर अब देखो हर एक चीज को समझो कि प्रश्न कैसे पूछा जा सकता है। इन नदियों के आधार पर यह तो हमें पता चल रहा है कि इन नदियों का अगर ऋग्वैदिक साहित्य में उल्लेख है, ऋग्वेद में उल्लेख है, तो इन क्षेत्र में वैदिक आर्य निवास किया करते थे। तो कश्मीर के क्षेत्र में भी वैदिक आर्य निवास किया करते थे, और हमें वहां से एक मुंज पर्वत का भी उल्लेख मिला है जहां पे सोम पाया जाता था, जो JNK में है, यानी हिमालय पर्वत। अब परुष्णी जो है बच्चा, ये रावी नदी है, यह रावी नदी है, ठीक है, रावी नदी। परुष्णी कौन है, रावी नदी। यानी ये दोनों मैच सही है क्या, दोनों गलत है। विपास, यह व्यास नदी, ठीक है। सतुद्री, यह सतलज नदी। यानी इन सभी क्षेत्र में वैदिक आर्य रहा करते थे, इन सभी क्षेत्र में। पूजा दुबे, गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग। इन सभी क्षेत्र में वैदिक आर्य रहा करते थे। यानी सही इसमें क्या है, तो ये दो जो मैच है वह दो ये मैचिंग सही है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, सही आंसर 3 और 4, जिसमें भी बिल्कुल सही आप लोगों में बहुत सारे लोगों ने ए दिया है, तो बिल्कुल सही आप लोगों ने दिया। क्या बात है, क्या बात है। आज तो सभी लोगों ने एकदम, मतलब आप लोग पूरी तरीके से आज तैयार होकर आए हो। यानी कल जो मैंने कहा था कि क्या क्या चीजों को पढ़ना है, तो लग रहा है आज आप लोग पूरे प्रिपरेशन के साथ आए हो। चलो, बहुत अच्छी बात है। पहला आंसर आप सभी का बहुत अच्छा है, बहुत सही है। नेक्स्ट आते हैं, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अभी कोई भी आंसर नहीं देगा। बैटल ऑफ 10 किंग्स वाज फाउट ऑन द बैंक ऑफ अस्किनी रिवर। दसराग युद्ध के विषय में पूछा जा रहा है कि दसराग युद्ध अस्किनी नदी के तट पर लड़ी गई थी। दसराग युद्ध
ठीक है। जो 10 राजाओं का युद्ध था, युद्ध का एक कारण, वन ऑफ द काउज फॉर द बैटल वाज द डिवीजन ऑफ वाटर ऑफ पुरुषनी रिवर। युद्ध का एक कारण पुरुषनी नदी के पानी का बंटवारा भी था। नीचे दिए गए कूटों में से सही विकल्प का चयन करें। चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द कोट्स गिवन बिलो। ओनली वन, ओनली टू, बोथ वन एंड टू, नन ऑफ द। देखो, दसराग युद्ध अस्किनी नदी के तट पर लड़ा गया था क्या? दसराग युद्ध जो है यह 10 राजाओं, यानी इसे दसराग क्यों कहा जा रहा है? तो एक तरफ इसमें ध्यान देना, भरत कुल के राजा थे, भरत कुल के राजा, और वह थे सुदास, भरत कुल के राजा सुदास। पहले क्या था कि इनके जो, यानी इनके जो पुरोहित हुआ करते थे, पृष्ठ जो हुआ करते थे, वह थे विश्वामित्र। तो सुदास ने क्या किया? यह भरत कुल के राजा थे, कुल समझ रहे हो ना, क्ले वंश। तो इनके पुरोहित हुआ करते थे, इनके पृष्ठ हुआ करते थे विश्वामित्र। तो इन्होंने क्या किया था कि विश्वामित्र को हटाकर और वशिष्ठ को अपना पृष्ठ बनाया, अपना पुरोहित बना लिया। इससे विश्वामित्र हो गए नाराज, और विश्वामित्र नाराज हुए तो उन्होंने 10 राजाओं का, कबीलों का एक संघ बनाया, जिसमें आर्य और अनार्य सभी शामिल थे। ध्यान देना है, एक एक शब्द को ध्यान देना है। यह जो 10 राजाओं का जो संघ था, इसमें आर्य और अनार्य दोनों शामिल थे। और यह जो लड़ाई लड़ा गया, यह लड़ाई कहां लड़ा गया था? तो यह लड़ाई अस्किनी नदी के तट पर नहीं लड़ा गया था, ठीक है, यह गलत है। यह दसराग युद्ध रावी नदी के तट पर हुआ था बच्चों। यह रावी नदी, अस्किनी नहीं बल्कि यह रावी नदी के तट पर लड़ा गया था। और युद्ध का एक कारण पुरुषनी नदी के पानी का बंटवारा था। इसको लेकर भी लड़ाइयां लड़ी गई थी। तो किनके बीच लड़ाइयां हुई थी, यह क्लियर है कि भरत कुल के राजा सुदास और 10 राजाओं के संघ के साथ, जिसमें 10 राजाओं के संघ का नेतृत्व कौन कर रहे थे? तो 10 राजाओं के संघ का नेतृत्व गुरु विश्वामित्र कर रहे थे। क्यों गुरु विश्वामित्र नाराज हुए थे? क्योंकि पहले वह पुरोहित हुआ करते थे, राज पुरोहित, उनको उस पद से हटा दिया गया था और वशिष्ठ को राज पुरोहित बना दिया गया था, जिससे वे नाराज हो जाते हैं और 10 राजाओं का संघ का नेतृत्व करने लगते हैं, और फिर यह लड़ाइयां लड़ी जाती है। चलिए, गुड मॉर्निंग सभी लोगों को। हाँ, भरत शाक्य, भरत कुल के राजा। और इसमें जीत किसकी हुई थी? तो इसमें भरत कुल के राजा सुदास की जीत हुई थी। तो इसका सही आंसर क्या होगा बच्चों? इसका सही आंसर होगा बी, ओनली टू। तो आप में से बहुत सारे बच्चों ने इसमें से बी भी आंसर दिया है। चलिए, बहुत अच्छी बात है, बहुत सारे लोगों ने बी भी दिया है, अधिकतर लोगों ने बी दिया है। चलिए, आज मुझे लग रहा है कि आज क्लास में मजा आने वाला है। आज आप लोग तैयारी के साथ हो। चलिए, अब जिनका गलत हो रहा था सही होने लगा, जो पहले परेशान थे, इसलिए गलती पहले होता था, ज्यादा गलतियां होती थी कि आप लोग पढ़ते नहीं थे, क्वेश्चन समझ नहीं पा रहे थे। अब कम से कम आप उस लेवल तक आ गए हो। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं बच्चों हम लोग। अब हम लोग देखते हैं लेटर वैदिक पीरियड से संबंधित, यानी जो ज्योग्राफिकल कंडीशन है, ज्योग्राफी ऑफ लेटर वैदिक पीरियड। अभी हम लोगों ने देखा ऋग वैदिक यानी अर्ली वैदिक पीरियड का भूगोल, यानी किन किन क्षेत्रों में वैदिक आर्य रहा करते थे, क्या ज्योग्राफिकल कंडीशन था। अब इससे रिलेटेड भी हम लोग देख लेते हैं, जिसमें आपको एक्सपेंशन भी दिखाई देगा कि इसमें कहां तक इन्होंने विस्तार किया। यानी इससे भी संबंधित आपको चीजों को ध्यान रखना है। जब भी आप बुक भी पढ़े, नोट्स भी पढ़े, तो यह जरूर देखें कि लेटर वैदिक पीरियड तक आते आते जो वैदिक आर्य हैं, वह वैदिक आर्यों का एक्सपेंशन कितना हुआ, उनका विस्तार कितना हुआ। इसके साथ साथ आपको रिवर्स भी देखने हैं कि कौन कौन सी नदियां हैं जो ऋग वैदिक काल में आकर, उत्तर वैदिक काल में आकर कुछ नए क्षेत्र में अगर आएंगे तो नई नदियों का भी उल्लेख होगा, जो उत्तर वैदिक कालीन साहित्यों में होगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, तो क्या कुछ नया साम्राज्य भी स्थापित हो रहा है क्या? तो इससे रिलेटेड प्रश्न हम लोग यहां पे देखने वाले हैं। चलिए, ठीक है। अच्छा गुरुजी, अब तो कमाल हो रहा है। चलिए, बहुत अच्छी बात है, यही तो मैं चाहता हूं कि कमाल हो। चलिए नेक्स्ट आते हैं हम लोग प्रश्न पे। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द ज्योग्राफिकल एक्सपेंशन ड्यूरिंग लेटर वैदिक पीरियड। पहले प्रश्न को सुन लेंगे। उत्तर वैदिक काल के दौरान भौगोलिक विस्तार के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। शतपथ ब्राह्मणा थ्रोज लाइट ऑन दिस एक्सपेंशन ऑन द ईस्टर्न गैंगेटिक प्लान्स। शतपथ ब्राह्मण पूर्वी गंगा के मैदानी इलाकों में आर्यों के विस्तार को दर्शाता है। ठीक है। विदेह माधवा विद द हेल्प ऑफ अग्नि
गॉड स्टार्टेड द एक्सपेंशन फ्रॉम सरस्वती रिवर टू सदानीरा रिवर। विदेह माधव ने अग्नि देवता की सहायता से सरस्वती नदी से सदानीरा नदी तक विस्तार शुरू किया। नीचे दिए गए कूटों में से सही विकल्प का चयन करें। चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द कोट्स गिवन बिलो। यानी लेटर वैदिक पीरियड से संबंधित अभी प्रश्न का उत्तर कोई भी नहीं देंगे, जिसमें यह कहा जा रहा है कि शतपथ ब्राह्मण यह कहता है कि पूर्वी गंगा के मैदानी इलाकों में आर्यों के विस्तार हुए हैं, और दूसरा कि विदेह माधव ने अग्नि देवता की सहायता से सरस्वती नदी से सदानीरा नदी तक विस्तार किया है। तो इसमें से आप लोगों का आंसर भी आने लगा। देखो जरा, ब्राह्मण यह ऋग्वेद का ही एक टेक्स्ट है, ब्राह्मण ग्रंथ, ठीक है। ऐत्रेय ब्राह्मण और कौशिकी ब्राह्मण ऋग्वेद के, यजुर्वेद के भी हैं, शतपथ ब्राह्मण। तो बहुत सारे हर वेद के अपने अपने ब्राह्मण ग्रंथ हैं, हर वेद के हैं। जैसे ऋग्वेद के ऐत्रेय एवं कौशिकी, यह ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ हैं। तो यहां पे आप देखो, यजुर्वेद शतपथ ब्राह्मण पूर्वी गंगा के मैदानी इलाकों में आर्यों के विस्तार को दर्शाता है। चूंकि यह उत्तर वैदिक कालीन ग्रंथ है और यह बतलाता है कि उत्तर वैदिक काल तक आते आते आर्य जो हैं वह गंगा के, पूर्वी गंगा के मैदानी इलाकों में वे फैलने लगे। यह बिल्कुल सही है, यह बिल्कुल सही है, ठीक है, यह बिल्कुल सही है। नेक्स्ट आते हैं कि विदेह माधव ने अग्नि देवता की सहायता से सरस्वती नदी से सदानीरा नदी तक विस्तार शुरू किया। तो एक विदेह माधव कथा है जो वैदिक साहित्य में उल्लेख किया गया है कि विदेह माधव अपने पुरोहित ऋषि बहुगुणा के साथ आगे बढ़ते हैं और अग्नि जो वैदिक आर्यों के देवता हुआ करते थे, तो अग्नि को वह कहते हैं जैसे ही कि धृत, तो अग्नि उनके मुंह से गिरता है और अग्नि जंगलों को जलाती हुई आगे की ओर बढ़ती है और पीछे पीछे ऋषि बहुगुणा और उनके शिष्य बढ़ते चले जाते हैं। और जैसे ही यह नदी सदानीरा नदी जो आज का गंडक नदी है, जैसे ही यह नदी गंडक नदी तक, जैसे ही यह अग्नि गंडक नदी तक पहुंचती है, वैसे ही वह अग्नि बुझ जाती है। यानी गंडक नदी को पार अभी वैदिक आर्य नहीं कर पाए थे। यानी जो बिहार का जो क्षेत्र था, अभी उस क्षेत्र में वैदिक आर्य नहीं पहुंचे थे। ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि अभी बिहार के मगध के क्षेत्र में वैदिक आर्यों का प्रवेश नहीं हुआ था लेटर वैदिक काल तक। इसलिए मगध के क्षेत्र को क्या कहा जाता था? तो मगध के क्षेत्र को व्रात्य क्षेत्र कहा जाता था, अपवित्र क्षेत्र, व्रात्य, अपवित्र क्षेत्र। तो यह दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, यह दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। तो इसमें सही आंसर क्या होगा? तो इसमें सही आंसर इसका हो जाएगा सी, यानी 1 और 2 दोनों सही है कि शतपथ ब्राह्मण से हमें यह पता चलता है कि पूर्वी गंगा के मैदानी इलाकों में आर्य का विस्तार हो चुका था। अब आर्य पश्चिम से पूरब की ओर बढ़ने लगे थे। और विदेह माधव कथा से भी जो हमें यह पता चलता है कि अग्नि की सहायता से अब जो वैदिक आर्य हैं वह आपको यानी उत्तर प्रदेश की सीमा तक पहुंच चुके हैं और बिहार की सीमा तक पहुंच चुके हैं। गंडक नदी तक का उनका प्रवाह क्षेत्र स्थापित हो चुका है। तो इसमें बिल्कुल सही आंसर आपका होगा सी। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे ही चलना है बच्चों। अगर इस तरीके से प्रश्न को आप सही कर रहे हो तो आप मान लो कि बिल्कुल आप सही रूप में जा रहे हो। नेक्स्ट आते हैं अगले प्रश्न पे। पूर्वी और पश्चिमी समुद्र का उल्लेख किसमें है? अब यह थोड़ा सा फैक्चुअल है। ईस्टर्न एंड वेस्टर्न सीज आर मेंशन इन जैमिनीय ब्राह्मणा, तैत्रेय ब्राह्मणा, गोपता ब्राह्मणा एंड शतपथा ब्राह्मणा। पूर्वी और पश्चिमी समुद्र का उल्लेख किसमें किया गया है? पूर्वी और पश्चिमी समुद्र, जैमिनीय ब्राह्मण, तैत्रीय ब्राह्मण, गोपत ब्राह्मण, शतपथ ब्राह्मण। इसको कौन सही आंसर देगा? ओके, अशरफ अली समुद्र यानी बंगाल की खाड़ी और पश्चिमी समुद्र क्या हो जाएगा? अरब सागर। यही है ना, यही है। यानी अगर हम ईस्टर्न सी को देखें तो ईस्टर्न सी क्या है? बंगाल की खाड़ी। और वेस्टर्न सी क्या है? अरब सागर। अब किसमें इसका उल्लेख किया गया है? समुद्र का उल्लेख तो यह किया गया है शतपथ ब्राह्मण में। ऋग वैदिक आर्य जो है वह समुद्र से परिचित नहीं थे, लेकिन उत्तर वैदिक काल तक आते आते आर्यों को समुद्र की जानकारी हो जाती है, क्योंकि शतपथ ब्राह्मण में इसका उल्लेख किया गया है। ठीक है, सॉरी, शतपथ ब्राह्मण नहीं बल्कि इसका उल्लेख किया गया, सॉरी, गोपथ ब्राह्मण में इसका उल्लेख किया गया। गोपथ ब्राह्मण में, शतपथ ब्राह्मण नहीं होगा बच्चों, इसका उल्लेख किया गया है गोपथ ब्राह्मण में, इसका उल्लेख किया गया है। ठीक है, गोपथ ब्राह्मण में, गोपथ ब्राह्मण अथर्ववेद का ही है ब्राह्मण ग्रंथ, गोपथ ब्राह्मण एकमात्र ब्राह्मण ग्रंथ सी। बस देखो, ये कुछ फैक्चुअल प्रश्न है
और फैक्चुअल प्रश्न को क्या करना होगा, फैक्चुअल प्रश्न को तो आपको याद रखना ही पड़ेगा। चलिए आते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न पे। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। कुरुज किंगडम वाज फॉर्म फ्रॉम द एमेलगमेशन ऑफ पुरुज एंड द भारता। पुरु और भरत के मेल से कुरु साम्राज्य का गठन किया गया था। प्रवाहना जयवाली वाज द कुरु किंग मेंशन्ड इन अथर्ववेदा। प्रवाहन जयवाली का अथर्ववेद में उल्लेख किया गया। अथर्ववेद में वर्णित राजा यानी प्रवाहन जयवाली अथर्ववेद में वर्णित कुरु राजा थे, यह इनका उल्लेख किया गया है। वाज द कुरु किंग मेंशन इन अथर्ववेद। प्रवाहन जयवाली वाज द कुरु किंग। प्रवाहन जयवाली कुरु राजा थे जिनका उल्लेख अथर्ववेद में किया गया है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? पुरु और भरत के मेल से कुरु साम्राज्य का गठन किया गया था। प्रवाहन जयवाली कुरु राजा थे जिनका अथर्ववेद में उल्लेख किया गया है। इसका सही आंसर क्या होगा? थोड़ा मैं आप लोगों का देखूं। सही आंसर आप लोग साम्राज्य है, यह कुरु साम्राज्य पुरु और भरत के मेल से ही गठित हुआ था। यह पुरु और भरत के मेल से गठित हुआ था जो कुरु साम्राज्य है। तो यह बिल्कुल सही है, कुरु किंगडम, कुरु राज्य। प्रवाहन जयवाली जो है, अब यह आप देखो कि प्रवाहन जयवाली यह आपको कुरु राजा नहीं थे। प्रवाहन जयवाली यह आपको पंचाल नरेश हुआ करते थे। पांचाल था ना, पांचाल जहां की पंचाली थी, तो यह पंचाल से संबंधित थे। यह पंचाल से संबंधित थे प्रवाहन जयवाली, और बहुत विद्वान व्यक्ति थे। इनके विषय में थोड़ा ध्यान रखना क्योंकि इससे रिलेटेड आपको प्रश्न यूपीएससी में पूछा जाएगा कि प्रवाहन जयवाली जो थे यह पांचाल राजा थे और बहुत विद्वान व्यक्ति थे और विद्वानों की प्रतियोगिता करवाया करते थे। अपने दरबार में बौद्धिक प्रतियोगिता उस समय हुआ करता था। जैसे राजा जनक को देखो, तो राजा जनक भी तो बहुत विद्वान थे और अपने दरबार में याज्ञवल्क्य और गार्गी संवाद वहीं तो पता चलता है। तो यह आपको प्रवाहन जयवाली पंचाल नरेश थे और इनका प्रवाहन जयवाली का जो उल्लेख किया गया है वह आप देखोगे कि अथर्ववेद में जो उल्लेख किया गया है, अथर्ववेद में आपको कुरु राजा का उल्लेख किया गया है। परीक्षित, यह भी प्रश्न पूछा जा सकता है। परीक्षित का नाम आप लोगों ने सुना होगा। परीक्षित राजा बहुत यह भी विद्वान थे। तो इनका अथर्ववेद में उल्लेख है और इन्हीं के वंशज आगे चलकर जन्मजेय होते हैं। जन्मजेय, परीक्षित के ही वंशज जन्मजेय कहलाते हैं। तो अब इसमें सही आंसर क्या होगा? यानी पुरु और भरत के मेल से कुरु साम्राज्य का गठन किया गया था। प्रवाहन जयवाली अथर्ववेद वर्णित कुरु राजा थे। कुरु राजा नहीं बल्कि प्रवाहन जयवाली आपको पांचाल राजा थे और अथर्ववेद में राजा परीक्षित का उल्लेख किया गया है। अब देखो 2-3 इंफॉर्मेशन आपको मिल गया कि अथर्ववेद में राजा परीक्षित का उल्लेख किया गया है। प्रवाहन जयवाली यह पांचाल शासक हुआ करते थे, बहुत विद्वान थे, दरबार में विद्वानों को आमंत्रित किया करते थे। पुरु और भरत के मिलने से कुरु साम्राज्य बनता है। आपको 4-5 आपको यहाँ पे फैक्चुअल चीजें मिल गई। अब इससे ज्यादा क्या चाहिए? इससे ज्यादा आपको क्या चाहिए? ठीक है, आकांक्षा दुबे साहब, चलिए शैलेंद्र ए, हाँ तो बिल्कुल सही। इसका सही आंसर क्या होगा? यानी 5वें का सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा केवल 1। सही आंसर क्या होगा? केवल 1। चलिए आते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न पे बच्चों। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। आफ्टर द फॉल ऑफ कुरु, कोसला इमर्ज एज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट किंगडम ऑफ लेटर वैदिक पीरियड। यानी कुरु राज्य के पतन के बाद उत्तर वैदिक काल में बहुत सारे महत्वपूर्ण राज्य उभर कर आते हैं, जिसमें कोसल भी एक राज्य के रूप में उभरता है। पहला स्टेटमेंट ध्यान से सुनोगे, अभी कोई आंसर नहीं देगा। नेक्स्ट है कैपिटल ऑफ कोसला वाज अयोध्या एंड श्रावस्ती। कोसल की राजधानी अयोध्या और श्रावस्ती थी। अब इसका सही आंसर क्या होगा? आप लोग स्टार्ट कर सकते हैं कि इसका सही आंसर, और मैं बिल्कुल आप लोग के साथ जाना चाहूंगा क्योंकि अधिकांश लोगों का मैं बहुमत के साथ हूं, तो अधिकांश लोगों ने आंसर इसका दिया है सी। ठीक है, सी। अब कुरु के पतन के बाद उत्तर वैदिक काल के महत्वपूर्ण साम्राज्य में से एक कोसल। देखो जब कुरु साम्राज्य का पतन होता है, कुरु पांचाल, तो इधर उत्तर भारत में बहुत सारे राज्य उभर कर आते हैं। कोसल है, काशी है, अंग है, ये सारे बहुत सारे राज्य उभर कर आते हैं। तो
तो यह बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। अच्छा, कौशल की राजधानी, क्योंकि बहुत ऐसे महाजनपद थे जिनकी दो दो राजधानियां हुआ करती थी, दो दो राजधानियां हुआ करती थी, उसी में से कौशल भी था। तो कौशल की भी दो राजधानी है, अयोध्या और श्रावस्ती। ठीक है, तो इसका सही आंसर जो है वह सही आंसर होगा बच्चों सी। बिल्कुल आप लोगों ने इसमें, अब मेरा सही हुआ है। अच्छा जी, चलिए, हाँ, तो यहां हम लोग देखते हैं कि बिल्कुल यह सही है, यानी दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं। छठा का आंसर जिन लोगों ने भी सी दिया है, बिल्कुल सही आंसर आपका है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग अगले प्रश्न पे। उत्तर वैदिक काल की एक बौद्धिक महिला, वन ऑफ द इंटेलेक्चुअल वोमेन ऑफ लेटर वैदिक पीरियड, हु वाज इन्विटेड बाय राजा जनक टू अटेंड द कॉन्फ्रेंस वाज। उत्तर वैदिक काल की एक बौद्धिक महिला जिसे राजा जनक ने सम्मेलन में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया था, बौद्धिक सम्मेलन जिसका अभी हमने चर्चा किया था, वह कौन थी? मैत्रेयी, गार्गी, लोपामुद्रा, घोषा। इसका आंसर मैं चाहता हूं कि आप में से सभी लोग इसका आंसर सही दें। यह कौन, कहां के राजा थे? यह विदेह के थे। राजा जनक कहां के थे? विदेह। यह विदेह के राजा थे। ठीक है, यही की सीता थी, यहीं की सीता थी ना, सीता भी यहीं की थी ना। कहां के राजा जनक थे? राजा जनक कहां के राजा थे? आप में से कौन बताएगा कहां के राजा थे? सीता कहां की थी? मिथिला, विदेह। ठीक है, विदेह। तो यह आप देखते हो कि यह विदेह के राजा थे, राजा जनक। मिथिला जो क्षेत्र हुआ करता था, बहुत विद्वान व्यक्ति थे, बहुत विद्वान व्यक्ति थे। तो इन्होंने अपने दरबार में एक प्रतियोगिता रखी थी, विद्वानों को आमंत्रित किया था। जैसे अकबर ने भी क्या किया था, आप लोग पढ़ते होगे, पढ़ोगे आप लोग या पढ़े होगे, मुगल साम्राज्य के अंतर्गत अकबर। तो अकबर को भी जब धर्म के विषय में, जब चूंकि वह पढ़ा लिखा तो था नहीं, तो धर्म को लेकर उसके ऊपर, क्योंकि कुछ उसने ऐसी उदारता की, धार्मिक उदारता की नीति को अपनाया था कि उसने दास्ता को समाप्त कर दिया था, तीर्थ यात्रा कर को समाप्त कर दिया था, जजिया प्रथा को समाप्त कर दिया था। तो उसको लेकर जो उलेमा वर्ग थे वह बड़ा असंतुष्ट होते हैं। और अकबर हिंदू महिला से विवाह भी कर लिया था, उनको अपने दरबार में अपने धर्म को मानने की अनुमति भी दे रखी थी। तो जो उलेमा वर्ग थे वह बड़ा नाराज होते हैं। वह कहते हैं कि भाई ये अनपढ़ व्यक्ति है और शरीयत का पालन नहीं कर रहा है, शरीयत का उल्लंघन हो रहा है, यानी इस्लामिक कानून का उल्लंघन हो रहा है। तो उसके बड़ी आलोचना की जाती है। तो अकबर को लगता है कि धर्म को हमें जान लेना चाहिए। तो इसके लिए उसने आगरा में 1575 में इबादत खाने का गठन करता है, इबादत खाना। और उसमें सब, यानी उसमें जो इस्लाम धर्म के जितने भी विद्वान लोग थे, जो धर्म के जानकार थे इस्लाम धर्म के, उनको बुलवाता है और वह धर्म को जानना चाहता था। पहले वह इस्लाम धर्म के विद्वानों को आमंत्रित किया, उसके बाद फिर 1578 में उसने उसका दरवाजा सभी पंथ के लोगों के लिए खोल दिया। सभी धर्म के विद्वानों को उसने आमंत्रित किया, जिसमें ईसाई धर्म से भी आते हैं, क्रिश्चियन भी विद्वान, फादर मोन्सेराट और एक्वावीरा। उसमें आपको हिंदू धर्म से भी आते हैं, उसमें आपको जैन संत भी आते हैं। तो सभी धर्म के लोगों को वह आमंत्रित करता है और धर्म पर चर्चा करवाता है। तो यह पहले हुआ करता था कि जो विद्वान शासक हुआ करते थे, शासक भी विद्वान हुआ करते थे, तो वह अपने सभा में वह धर्म पर परिचर्चा करवाते थे, आमंत्रित करते थे लोगों को। तो राजा जनक ने भी बहुत सारे विद्वानों को आमंत्रित किया, और इनमें जो बौद्धिक महिला थी उस समय की, यानी उत्तर वैदिक काल की यह घटना है। तो यहां आप देखते हो कि एक तरफ आ रहे हैं, वह आ रहे हैं आपको इसमें भाग लेने के लिए। उस समय के बहुत बड़े आपको वो थे, याज्ञवल्क विद्वान व्यक्ति थे। तो यहां पे गार्गी है, यह जो वैदिक महिला है वह है गार्गी, गार्गी। तो इसका सही आंसर बच्चों होगा बी। याज्ञवल्क और गार्गी के बीच में संवाद होता है, याज्ञवल्क और गार्गी के बीच में संवाद होता है, याज्ञवल्क और गार्गी के बीच में संवाद होता है, चर्चा होता है। और यह जो आप देखो मैत्रेयी जो है ना, यह मैत्रेयी याज्ञवल्क की पत्नी है। यह ध्यान देना, वहीं पे लिख लेना कहीं पे आप लोग, मैत्रेयी याज्ञवल्क की पत्नी। अच्छा, इनका भी उल्लेख किया गया है, इनके विषय में भी कहा गया है।
कि भाई इन दोनों में भी बड़ा वाद विवाद हुआ था, इन दोनों में भी, यानी दोनों विद्वान हैं, दोनों विदुषी हैं, तो मैत्रेयी और याज्ञवल्क्य में भी चर्चा होता है, लेकिन यह तो इनकी पत्नी है, पति पत्नी। और उसी तरीके से आप देखो तो लोपामुद्रा, यह आपको ऋषि अगस्त की पत्नी है लोपामुद्रा। इन दोनों के बीच में भी वार्तालाप होता है। लेकिन राजा जनक के दरबार में प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, राजा जनक के दरबार में वह कौन विदुषी महिला थी, राजा जनक के दरबार में वह कौन विदुषी महिला थी। तो राजा जनक के दरबार में जो विदुषी महिला थी वह थी गार्गी। गार्गी, याज्ञवल्क्य गार्गी संवाद, जिसमें याज्ञवल्क्य आते हैं और आते ही अपने अनुयायियों को कहते हैं कि चलो भाई गाय खोलकर ले चलो। उसमें 1000 गाय का पुरस्कार रखा गया था कि जो जीतेगा उसको 1000 गाय दान दिया जाएगा। तो वह आते हैं और अपने शिष्यों को कहते हैं कि चलो गाय खोलकर ले चलो। जब मैं आ ही गया तो कंपटीशन फिर क्या, मुझसे कौन जीत सकता है। तो वही गार्गी कहती है कि रुक जाइए ऋषिवर, आपको चर्चा करना होगा, हमारे कुछ प्रश्न हैं, आप उसके उत्तर दीजिए। वही याज्ञवल्क्य बोलते हैं कि पूछो गार्गी, क्या पूछना चाहती हो। तो बहुत सारे प्रश्न पूछी गार्गी, याज्ञवल्क्य ने उन सभी प्रश्नों का उत्तर दिया। लास्ट में गार्गी अपने हार को स्वीकार करती है और बोलती है कि ऋषिवर आप ले जा सकते हैं। तो यह याज्ञवल्क्य और गार्गी संवाद जो राजा जनक के दरबार में हुआ था, तो इसमें बौद्धिक महिला जो थी, जो इंटेलेक्चुअल वोमेन जो थी, वह थी गार्गी। यह ध्यान रखना है कि मैत्रेयी याज्ञवल्क्य की पत्नी है और लोपामुद्रा यह आपको ऋषि अगस्त की पत्नी है। जैसे लोपामुद्रा, घोषा, विश्वरा, इन सब वैदिक महिलाओं का उल्लेख, यानी इन सब विदुषी महिलाओं का उल्लेख वैदिक साहित्य में किया गया है। ये सब वैदिक काल की विद्वान महिलाओं में ये सब जानी जाती थी। तो क्लियर है यहां तक आप लोगों का, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। बहुत सारे बच्चे इसमें से दिए भी थे, कुछ बच्चों ने, लेकिन अधिकांश लोगों ने इसमें से ए मार दिया था। थोड़ा यह प्रश्न आप लोगों को फैक्चुअल है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट आते हैं हम लोग अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न हमारा कौन सा है भाई, अब यहां हम लोग देखेंगे प्रारंभिक, अब हम लोग आएंगे इकोनॉमिकल कंडीशन ऑफ अर्ली वैदिक पीरियड, यानी ऋग वैदिक काल की हम लोग आर्थिक संरचना को देखेंगे, अर्थव्यवस्था को देखेंगे, जिसमें क्या, तो एग्रीगेरियन इकोनॉमी, जो कृषि अर्थव्यवस्था है वह किस प्रकार की है या नहीं है, इकोनॉमिकल चेंजिंग क्या हो रहा है, इंडस्ट्री क्या है यहाँ पे अर्ली वैदिक पीरियड में, क्या ट्रेड एंड कॉमर्स है, व्यापार वाणिज्य है, क्या यहाँ पे टैक्सेशन सिस्टम भी है, यानी ऋग वैदिक काल में क्या टैक्स वैक्स लिया जाता था या नहीं लिया जाता था। तो इससे रिलेटेड हम लोग यहाँ पे प्रश्न को देखने वाले हैं। यानी अब जो प्रश्न आएगा वह प्रश्न आपको आर्थिक स्थिति पर होगा, लेकिन वह कौन सा, तो प्रारंभिक वैदिक यानी ऋग वैदिक, ध्यान देना, प्रारंभिक वैदिक, अर्ली वैदिक मतलब ऋग वैदिक, यह ध्यान देना है। लेटर वैदिक, उत्तर वैदिक। तो यहां पे ऋग वैदिक से संबंधित आपको अर्थव्यवस्था संबंधित प्रश्न है, और यह है प्रश्न आपके सामने, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अभी कोई आंसर नहीं देगा। एग्रीकल्चर वाज नोन टू अर्ली वैदिक आर्यंस, प्रारंभिक वैदिक आर्यों को कृषि की जानकारी थी। सेकेंड स्टेटमेंट है कि फोर्थ मंडला, जैसे ऋग्वेद के 10 मंडल थे, तो फोर्थ मंडला ऑफ ऋग्वेदा मेंशन्ड अबाउट यव एंड व्रीहि, व्रीहि चावल को कहा जा रहा है कि ऋग्वेद के चौथे मंडल में, ऋग्वेद के चौथे मंडल में 2 कृषि फसल यानी जौ और चावल का उल्लेख किया गया है। इसमें से सही आंसर कौन सा होगा, ठीक है, इसमें से सही आंसर कौन सा होगा, कौन सा इसमें से सही आंसर होगा। प्रारंभिक वैदिक आर्यों को कृषि की जानकारी थी या नहीं थी। अब प्रारंभिक वैदिक आर्य जो हैं, क्या वे कृषि से परिचित हैं, बल्कि ऋग वैदिक आर्य पशुपालक हैं। ऋग वैदिक आर्य क्या है, पशुपालक हैं, यायावरी हैं, घुमक्कड़ हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान विचरण कर रहे हैं। कृषि के लिए परमानेंट सेटलमेंट होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा सोचो बच्चों। यही आप गलती करते कि कृषि के लिए, एग्रीकल्चर के लिए परमानेंट सेटलमेंट होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। होना चाहिए ना परमानेंट सेटलमेंट, तभी तो कृषि कर पाओगे। और इनका मुख्य पेशा क्या था, जो प्रारंभिक, जो अर्ली वैदिक पीरियड के जो आर्यंस हैं, इनका मुख्य पेशा क्या है, मुख्य पेशा इनका पशुपालन है।
और सेकेंडरी जो है, द्वितीयक पेशा जो है, वह इनका आपको क्या है, एग्रीकल्चर है, द्वितीयक पेशा। अब आपको पूछा जा रहा है कि प्रारंभिक वैदिक आर्यों को कृषि की जानकारी थी, तो कृषि की जानकारी अभी कृषि ए उस तरीके के नहीं कर रहे हैं, द्वितीयक पेशा है कृषि, द्वितीयक पेशा है यह कृषि। अभी पूरी तरीके से हम लोग देख पा रहे हैं कि कृषि जो है वह कृषि से, तो कृषि की जो जानकारी है, यानी एग्रीकल्चर वाज नोन टू अर्ली वैदिक आर्यंस, तो खेती जानते थे लेकिन खेती अभी बहुत ज्यादा वहां पे नहीं हो रहा है। अच्छा, ऋग्वेद के चौथे मंडल में, क्योंकि मुख्य जो क्या है, मुख्य पेशा, लेकिन यहां पे पूछा जाए कि कृषि की जानकारी थी या नहीं थी, तो कृषि जीवन निर्वाह योग्य थी, ठीक है। हाँ, जानकारी तो उनको है ही, हाँ जानकारी तो थी, जीवन निर्वाह योग्य कृषि, यानी अभी कृषि वैसे कर नहीं रहे हैं, अभी खेती भी क्या कर रहे हैं, तो यौ की खेती की जा रही है। यौ जो एक प्रकार का जंगली फसल होता था जिसको छींट दिया करता जाता था। तो कृषि से वे अवगत हैं, लेकिन कृषि मुख्य पेशा नहीं है, जीवन निर्वाह योग्य है। तो कृषि की जानकारी इनको थी लेकिन वह मुख्य पेशा नहीं है। ऋग्वेद के चौथे मंडल में जौ और चावल का उल्लेख है। यह बिल्कुल सही है कि ऋग्वेद के चौथे मंडल में जौ और चावल का उल्लेख है। तो सही आंसर इसका क्या होगा, इसका सही आंसर क्या होगा, सही आंसर बिल्कुल बहुत सारे लोगों ने इसमें से दिया है कि इनको कृषि की जानकारी तो है लेकिन कृषि जीवन निर्वाह योग्य है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ठीक है, सही आंसर बी हो जाएगा। केवल दो वैदिक का उल्लेख किया गया है, जौ यानी यौ और चावल यानी ब्रीही, ठीक है, ब्रीही, तो इसका उल्लेख किया गया। तो इसका सही आंसर होगा बच्चों सी, ठीक है, बिल्कुल सही, सही आंसर इसका होगा सी। नेक्स्ट आते हैं अगले प्रश्न पे। इट हैज बीन ascribed that the slavery was particide in the early Rig Vedic times. Given below are the statement in this context. यह पता लगाया गया है कि प्रारंभिक ऋग वैदिक काल में दास प्रथा का अभ्यास किया गया था। दास प्रथा प्रचलन में था, अभ्यास मतलब प्रचलन में था यहां पे, ठीक है, प्रैक्टिस तो प्रचलन में था। इस संदर्भ में कथन दिए गए हैं, पुजारियों को दिए जाने वाले दास मुख्यतः पुरुष थे जो कृषि में कार्यरत थे, ठीक है। दास भी अपने मालिकों के लिए मजदूरी कमाने वाले थे। दास वे थे जिन पर आर्यों ने विजय प्राप्त की थी। अब कौन सा सही है, द स्लेव्स गिवन टू प्रीस्ट वेयर मेनली men who were employed in agriculture. The slaves were also wage earners for their owners. The slaves were the दास conquered by Aryans. अब इनमें से सही उत्तर कौन सा होगा कि पुजारियों को दिए जाने वाले दास मुख्यतः पुरुष थे जो कृषि में कार्यरत थे। आप लोग इसका आंसर दें, ठीक है, आप लोग इसका आंसर दें। सही आंसर इसका क्या होगा, तो इसमें आप लोगों का आंसर आ रहा है शैलेंद्र बी अशरफ के प्रारंभिक वैदिक काल में दास प्रथा प्रचलन में था। यानी एक चीज आपको ध्यान रखना है कि दास प्रथा, दासता का सर्वप्रथम उल्लेख वैदिक काल में किया गया। वैदिक साहित्यों से इसके विषय में पता चलता है कि वैदिक काल में दास प्रथा प्रचलन में था, ऋग वैदिक काल में। अब दास प्रथा तो प्रचलन में था, इसको लेकर कोई डाउट नहीं है। पुजारियों को दिए जाने वाले दास मुख्यतः पुरुष थे जो कृषि में कार्यरत थे। देखो यहां पे तो क्या कृषि है क्या मुख्य पेशा, ऋग वैदिक काल में कृषि मुख्य पेशा है क्या, मुख्य पेशा तो है नहीं, कृषि तो सेकेंडरी है, जीवन निर्वाह योग्य है। तो यहां पे कृषि में क्यों उपयोग किया जाएगा दासों को, और पुजारियों को जो दास दिया जाता था पुजारियों को जो पृष्ठ होते थे, तो वह पुरुष दास ना होकर कैसी दास होती थी, महिला दास होती थी, वह महिला दास। यह ध्यान रखना, जो दास दिया जाता था वह महिला दास होती थी और वह आपको घर के काम काज करती थी। अच्छा, दास भी अपने मालिकों के लिए मजदूरी कमाने वाले थे। मजदूरी कहां से हो जाएगा भाई, कोई उद्योग है क्या वहां पे, अभी मजदूरी का तो है ही नहीं, पशुपालक समाज है, कहां से मजदूरी होगा कि वे मजदूरी में काम करेंगे, मजदूरी उनके लिए करेंगे कि भाई हम आपके दास हैं, चले हम मजदूरी करने आपके लिए।
क्या मजदूरी करवा लोगे उनसे? तो यानी आप देखो कि ये दो स्टेटमेंट हो गए गलत। अब है कि दास वे थे जिन पर आर्यों ने विजय प्राप्त की थी। कुछ ऐसे भी दास बनाए जाते थे जो आर्यों के द्वारा जीते जाते थे, जैसे अनार। देखो, आर्यों को दास नहीं बनाया जा सकता था, यह प्रश्न पूछा हुआ भी है कि आर्य दास नहीं बन सकते थे, आर्यों को दास नहीं बनाया जाता था। लेकिन आर्य जिन क्षेत्रों को जीतते थे, वैदिक आर्य बाहर से आए थे और हमारी ग्रामीण संस्कृति थी, तो जब यहां जिन क्षेत्रों को जीतते थे तो वहां बहुत सारे लोगों को दास भी बना लिया जाता था। क्लियर है? लेकिन पुजारियों को जो दास दिया जाता था वह महिलाएं दास दी जाती थी, पुरुष नहीं। तो तीसरा स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? तीसरा स्टेटमेंट बिल्कुल सही हो जाएगा। सही आंसर इसका क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा सी। आप में से कुछ बच्चों ने इसमें सी दिया है। अब यह ध्यान रखना है कि ऋग्वेद में दासता का उल्लेख किया गया था और ऐसे दास हर युग में बनाए गए हैं। जैसे सल्तनत काल में आप देखो, मुगल काल में भी देखो, तो जो आपको मुगल शासक हुआ करते थे वे भी अगर किसी क्षेत्र पर आक्रमण करते थे तो वहां पे बहुत सारे गैर इस्लाम धर्म के लोगों को क्या किया जाता था? उनको दास बना लिया जाता था, फिर उनको बेचा भी जाता था। वह एक प्रॉपर्टी के समान होते थे, जिसे अकबर ने क्या कर दिया था? उसे प्रतिबंधित कर दिया था। अकबर ने दासता को प्रतिबंधित कर दिया था कि भाई युद्ध बंदियों को, जो युद्ध बंदी होंगे उनको दास नहीं बनाया जा सकता है। तो इसका सही आंसर होगा सी। आप में से बहुत सारे लोगों ने इसका सही आंसर सी दिया है। ठीक है, ज्योति मंडल 2025 क्या बेटा? चलिए, तो यह हम लोग देखते हैं कि 9वां का सही आंसर होगा सी। बिल्कुल क्लियर है। अब आते हैं हम लोग अगले प्रश्न पे। प्रारंभिक वैदिक काल के दौरान शिल्प के विकास के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द डेवलपमेंट ऑफ क्राफ्ट ड्यूरिंग अर्ली वैदिक पीरियड। ऋग वैदिक काल के संदर्भ में पूछा जा रहा है। प्रारंभिक वैदिक काल यानी ऋग वैदिक काल के दौरान शिल्प के विकास के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहले प्रश्न को सुन लें। कर्मकार को समाज में उच्च दर्जा प्राप्त था। पहला स्टेटमेंट, कर्मकारों ने रथ बनाए। कर्मकारा इंजॉयड हाई स्टेटस इन द सोसाइटी। कर्मकारा मेड चैरियोट्स। चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द कोर्स गिवन बिलो। ओनली वन, ओनली टू, बोथ वन एंड टू, नन ऑफ द एबव। केवल एक, केवल दो, एक और दो, दोनों उपरोक्त में से कोई नहीं। सही आंसर क्या होगा? कौन सा? 10वां का। कर्मकार यह एक देखो शिल्पी है। बहुत सारे शिल्पी समुदाय होते थे, थोड़ा सा समझो। कर्मकार जो होते थे जो धातु पे काम किया करते थे, यह भी एक शिल्पी है। और यह आपको किस पे काम किया करते थे? तो मेटल, धातु, जो धातु पे काम किया करते थे, धातुओं मेटल से जो चीजें बनाया करते थे, उन्हें कर्मकार कहा जाता था। एक और शिल्पी समुदाय है, बहुत सारे शिल्पी समुदाय थे। इसमें एक तक्षण भी हुआ करते थे जो लकड़ी का काम किया करते थे, जिन्हें बढ़ई कहा जाता है। इसी तरीके से चर्मकार भी होते थे, जिन्हें जो चमड़े पर काम किया करते थे, चमड़े पर काम किया करते थे। और रथकार भी होते थे जो रथ बनाया करते थे। ठीक है, रथ चलाया करते थे। तो अब यहां पे है कि कर्मकार को समाज में उच्च दर्जा प्राप्त था ऋग वैदिक कालीन समाज में। तो यह सब शिल्पी समुदाय थे और इनको समाज में उच्च दर्जा कहां? उच्च दर्जा इन्हें समाज में प्राप्त नहीं था। पहली चीज, यानी यह हो गया गलत। कर्मकारों ने रथ बनाए थे? नहीं भाई, रथकारों ने रथ बनाए थे। कर्मकार तो धातु का काम किया करते थे। क्या रथ धातु का होता था क्या? तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा डी। और आप लोगों ने अधिकांश, किसी ने भी डी लगाया ही नहीं। मुझे आश्चर्य यह है। कोई बात नहीं, गलतियां हुई हैं, इसी गलती को सुधारना है। इसी गलती को सुधारना है कि दोबारा ऐसी पुनरावृत्ति ना हो, दोबारा ऐसी गलती ना हो। अब आप उसको समझना है, सोचना है। कोई जल्दबाजी है क्या? कोई ऐसा तो है नहीं कि बहुत जल्दबाजी में आप हो। अरे 5-10 मिनट अगर थोड़ा सही कर लो तो क्या दिक्कत है। चलिए आते हैं अगले प्रश्न पे। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग ट्रेड एंड कॉमर्स ड्यूरिंग अर्ली वैदिक पीरियड। अभी हम लोग ऋग वैदिक काल के संदर्भ में ही हैं कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग ट्रेड एंड कॉमर्स। वैदिक काल के दौरान व्यापार और वाणिज्य, ऋग वैदिक काल के दौरान व्यापार और वाणिज्य के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें।
मोनेटाइजेशन ऑफ इकोनॉमी वाज एब्सेंट, अर्थव्यवस्था का मौद्रीकरण अभी नहीं हुआ था। ऋग्वैदिक काल में अर्थव्यवस्था का मौद्रीकरण नहीं हुआ था। कॉन्सेप्ट ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी वाज इन डेवलप्ड स्टेज, निजी संपत्ति की अवधारणा विकसित अवस्था में थी। इसका सही आंसर क्या होगा, आप लोग अब स्टार्ट कर सकते हो कि इसका सही आंसर क्या होगा। ठीक है, सही आंसर क्या होगा बताओ जल्दी से, इसका सही आंसर क्या होगा। दौरान व्यापार और वाणिज्य के संबंध में ऋग्वैदिक काल में अब जो भी ट्रेड है, तो ट्रेड जो भी चल रहा है, जो भी वाणिज्य व्यापार चल रहा है, थोड़ा बहुत तो चल ही रहा है वस्तुओं का, तो अर्थव्यवस्था का क्या मौद्रीकरण हो चुका था क्या? अभी मुद्रा आया है क्या? बल्कि व्यापार कैसे हो रहा है, वाटर सिस्टम है ना, लेन देन है ना, वस्तु की विनिमय प्रणाली पर आधारित है ना, तो अभी तो मौद्रीकरण तो हुआ ही नहीं, तो मौद्रीकरण उपस्थित था, बिल्कुल सही है। पहला क्या हो गया, गलत हो गया। निजी संपत्ति की अवधारणा, कबीलों में निजी संपत्ति की अवधारणा कहां से आएगी? निजी संपत्ति की अवधारणा विकसित अवस्था में थी, निजी संपत्ति की अवधारणा विकसित अवस्था में थी। सही विकल्प का चयन करें, तो निजी संपत्ति अभी कहां से आ जाएगा भाई, प्राइवेट प्रॉपर्टी कहां से आएगा और कैसे अब विकसित अवस्था में हो जाएगा एक कबीलाई समाज में? तो यानी यह हो गया गलत। सही आंसर इसका क्या होगा, सही आंसर होगा ए। तो आप लोगों ने जो बी और सी बता रहे हो, कैसे बताए, थोड़ा सोचे उस पर, थोड़ा उस पर सोचना है बच्चों। देखो मेरा उद्देश्य यह नहीं है कि बस आप कुछ भी आंसर दे दो और मैं ABCD कर दूं। मेरा उद्देश्य आपका सिलेक्शन दिलवाना है। मेरा केवल और केवल उद्देश्य है कि आप प्रारंभिक परीक्षा जो क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हो, आप उसे क्वालिफाई करो। कहां प्रॉब्लम हो रही है, कहां समस्याएं आ रही हैं, आपको उन चीजों को नोटिस करना है। और मैं बहुत जल्दी और सब्जेक्ट के साथ में आपको और टीचर को उतारने वाला हूं, जिसमें पॉलिटी भी होगा, ज्योग्राफी भी होगा। अब मैंने प्लान किया है कि यह भी आपको मैं करवाऊं कि पॉलिटी का भी मैं उतना क्वेश्चन करवा दूं, ज्योग्राफी का भी मैं उतना क्वेश्चन करवा दूं, करेंट का मैं उतना क्वेश्चन करवा दूं, इकोनॉमिक्स का करवा दूं। यानी जो मेन 4 पिलर्स हैं, 5वां करेंट, यह केवल हो जाए, रिजल्ट के लिए आप मोहताज नहीं रहोगे। आप प्रीलिम्स को बहुत फिर आसानी से आप क्वालिफाई कर जाओगे। और आज सबसे बड़ी समस्या प्रीलिम्स क्वालिफाई करना बना हुआ है बच्चों का। तो ऐसे अगर आप प्रश्न जल्दबाजी में करोगे, ऐसे इस तरीके से हर चीज को थोड़ा सा सोचो। अब जब मैं प्रश्न बोलता हूं, मुझे ऐसा कुछ नहीं कि मैं जल्दी से बोलूं और आंसर बता दूं और काम खत्म हो जाए। मेरा यह उद्देश्य ही नहीं है। मेरा उद्देश्य है कि जितने बच्चे जुड़े हमसे, वो सभी सिलेक्शन ले, वो सभी सेलेक्ट हों। यह मेरा उद्देश्य है। मेरा उद्देश्य केवल यह नहीं है कि ABCD कराऊं और निकल जाऊं। हां, मैं वो वाले यूट्यूब वाले टीचर जोन में नहीं हूं, इसलिए मैं हर क्वेश्चन पर टाइम दे रहा हूं, समझा पहले रहा हूं कि पहले बच्चों इसको समझो। और ये तो बस प्रश्न को थोड़ा सा समझें, आप लोग प्रश्न को थोड़ा सा समझें। अब यहां आप देखो कि अर्थव्यवस्था का मौद्रीकरण कैसे हो जाएगा भाई। अभी मुद्रा है ही नहीं, यहां पे बार्टर सिस्टम है, वस्तुओं की अदला बदली हो रही है, लेन देन है, वाणिज्य व्यापार है, लेकिन किस आधार पर, वस्तु विनिमय प्रणाली पर आधारित है। गलत है। निजी संपत्ति की अवधारणा अभी वैदिक काल में कहां से निजी संपत्ति आएगा, प्राइवेट प्रॉपर्टी आएगा। तो यह अवधारणा अभी विकसित अवस्था, और वो भी विकसित अवस्था में कैसे पहुंच जाएगा, वह भी आप देखो तो डेवलप स्टेज में कैसे आ जाएगा। तो यह आपका गलत है। चलिए आते हैं हम लोग अगले प्रश्न पे। चलिए, संहिता में बलि का उल्लेख, थोड़ा सा इस प्रश्न को ध्यान से, इसलिए मैं तुरंत से नहीं कहता हूं कि तुरंत आप लोग आंसर स्टार्ट करें, पहले प्रश्न को सुन ले। ऋग्वेद संहिता में बलि का उल्लेख मिलता है, किस रूप में? अब ऋग्वेद संहिता मेंशन बलि विच वाज, कर के रूप में, टैक्स के रूप में, स्वैच्छिक भेंट, वॉलेंट्री ऑफरिंग, आभूषण, ऑर्नामेंट, मुद्रा, करेंसी। यानी बलि का उल्लेख ऋग्वेद में किस रूप में मिलता है, इसका सही आंसर क्या होगा? बलि का उल्लेख किस रूप में किया गया है? कर के रूप में किया गया है, भेंट, स्वैच्छिक भेंट के रूप में, आभूषण के रूप में, मुद्रा में। बलि, बलि का उल्लेख किस रूप में मिल रहा है? अच्छा, कर कब होगा, टैक्स कब लिया जाएगा? जब राज्य उस रूप में आएगा तब तो। अब यहां जो बलि का उल्लेख है, जो राजा लिया करता था, राजा को दिया जाता था, किस रूप में?
यह एक प्रकार का स्वैच्छिक कर था, स्वैच्छिक भेंट था कर, लेकिन स्वैच्छिक भेंट था। भेंट नहीं होता उपहार, कर तो अनिवार्य हो जाएगा ना। तो एक स्वैच्छिक कर था कि जिसको देना है दो, जिसको नहीं देना है मत दो। जब कुछ हो ही नहीं रहा है, कबीलाई समाज है, पशुपालक समाज है, राजा निर्वाचित है, राजा जो है वह जन का राजा है। ध्यान देना कि ऋग वैदिक काल का जो राजा है वह किसका राजा है? जन का राजा है, वह क्षेत्र का राजा नहीं है, वह जन का राजा है, लोगों का राजा है। जन मतलब लोग, पीपल, वंश। तो वह अपने कुल का राजा है, उसको चुन रहे हैं कबीले अपने क्षेत्र, अपने बीच से। तो ऋग वैदिक काल की यही स्थिति है। लेकिन जब हम उत्तर वैदिक काल में आएंगे तो यहां जो राजा है, किंग जो है, वह जन का राजा ना होकर किसका राजा हो जाएगा? जनपद। और जनपद का मतलब क्षेत्र। अब वह क्षेत्र का राजा होगा, उस क्षेत्र में सभी लोगों का वह राजा होगा। तो यहां पे जो बलि जो लिया जा रहा है वह क्या है? एक प्रकार का स्वैच्छिक भेंट है, स्वैच्छिक कर है, वह है वॉलेंट्री ऑफरिंग है, स्वैच्छिक कर है। जो इच्छा है तो दो, नहीं देना है तो मत दो। कंफ्यूज हो गए ना? ऐसे ही कंफ्यूजन होता है। यानी यह बताने का मेरा उद्देश्य यही है कि आप कहां पे कंफ्यूज होकर माथा पीटते हो। तो यही कंफ्यूजन होता है। यानी इसका सही आंसर क्या है? बी। और सभी लोग, आप लोग जान रहे हो, और जानते हुए आप लोगों ने गलती किया है। तो क्या यही गलती वहां भी तो होगी? और बार बार मैं टोकूंगा, बार बार मैं टोकूंगा, बार बार मैं जलील करूंगा, जिससे कि वो गलती दोबारा ना हो आपका। क्लियर है? चलिए, तो बहुत अच्छी बात है, कुछ लोगों ने इसमें आंसर दिया, लेकिन अधिकांश लोग इसमें गलती किए, जो नहीं होना चाहिए। उत्तर वैदिक काल की आर्थिक स्थिति हम लोग देख ले, इकोनॉमिकल कंडीशन ऑफ लेटर वैदिक पीरियड। अब उत्तर वैदिक काल में देख रहे हैं, जिसमें एग्रीकल्चर, ट्रेड, कॉमर्स, टैक्सेशन एंड पैटर्न ऑफ इकोनॉमिक चेंजेज हम लोग देखेंगे। उत्तर वैदिक काल में किसका उदय हुआ? द लेटर वैदिक एरा सॉ द इमरजेंस ऑफ गेरुए रंग के बर्तन, काले पर लाल बर्तन, पॉलिश किए गए बर्तन, चित्रित धूसर रंग के बर्तन। ये थोड़ा सा फैक्चुअल है, ऐसे आपको पोट्री को याद रखना चाहिए कि किस काल में कौन से बर्तन प्रचलन में आए। इसका सही आंसर क्या होगा बच्चों? उत्तर वैदिक काल, लेटर वैदिक पीरियड से संबंधित पूछा जा रहा है कि कैसे रंग के मृदभांड है बर्तन, यानी मृदभांड। ठीक है, तो ऑर्चो कलर पोट्री, ब्लैक ऑन रेड वेयर, पॉलिश्ड वेयर, पेंटेड ग्रे वेयर। तो यहां पे कौन से हैं? आपको मृदभांड पूछा जा रहा है, बर्तन नहीं बल्कि मृदभांड। मृदभांड, ओके, मृदभांड, जो ऐतिहासिक जो शब्द है वह मृदभांड। ठीक है, मृदभांड। तो बर्तन के जगह आप मृदभांड समझना। तो यहां पे कौन सा मृदभांड है? आप में से आंसर आने लगा, देखो क्या आंसर आ रहा है। रोही चित्रित धूसर रंग के बर्तन, यानी पीजीडब्ल्यू, जिसे कहा जाता है पीजीडब्ल्यू, पेंटेड ग्रे वेयर। पेंटेड ग्रे वेयर इसका सही उत्तर होगा। उत्तर वैदिक काल में किसका उदय हुआ? तो पेंटेड ग्रे वेयर। और यही जब आप आओगे उत्तर वैदिक काल के बाद महाजनपद, जनपद काल, यानी आप उसमें आओगे जब आयरन फेज में, तो वहां पे आपको जो मृदभांड पाया जाएगा वह पाया जाएगा एनबीपीडब्ल्यू, नॉर्दर्न ब्लैक पेंटेड वेयर। तो जब भी नॉर्दर्न ब्लैक है तो इसे समझ जाना कि यह लौह युग से संबंधित है, लौह युग से, यानी उत्तरी काली चित्रित मृदभांड, उत्तरी काली चित्रित मृदभांड, यह आपको लौह युग से संबंधित है। ब्लैक एंड रेड वेयर, यह आपको इंडस वैली सिविलाइजेशन से संबंधित है। ऐसे मृदभांड को आपको याद रखना है। क्लियर है? चलिए आगे आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। उत्तर वैदिक काल के संदर्भ में ये, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द डेवलपमेंट ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स ड्यूरिंग लेटर वैदिक पीरियड। अब ट्रेड एंड कॉमर्स पे ऋग वैदिक पीरियड से भी प्रश्न था और उत्तर वैदिक काल पे भी है। मोनेटाइजेशन ऑफ इकोनॉमी वाज मिसिंग, अर्थव्यवस्था का मौद्रीकरण नहीं हुआ था उत्तर वैदिक काल में। निष्का एंड सतमाना, निष्क और सतमान वाज यूज्ड एज ऑर्नामेंट, निष्क और सतमान का आभूषण के रूप में उपयोग किया जाता था। कौन सा इसमें से सही उत्तर है? आप लोग आराम से इसको बताएं, कोई हड़बड़ी नहीं है। सही आंसर कौन सा है? अर्थव्यवस्था का मौद्रीकरण नहीं हुआ था, अर्थव्यवस्था का मौद्रीकरण नहीं हुआ था, निष्क और सतमान का आभूषण के रूप में उपयोग किया जाता था। इसका सही उत्तर कौन सा है? सही उत्तर कौन सा है? सही उत्तर
बच्चे आप लोग दे रहे हैं बी। अभी मुद्रा कहां आया है, ठीक है, अभी वैसा मुद्रा अभी नहीं आया है, अभी भी बाटर सिस्टम ही है, चाहे ऋग वैदिक फेज हो या लेटर वैदिक फेज हो, अभी भी बाटर सिस्टम यानी वस्तुओं की अदला बदली ही चल रही है। और जो निष्क और शतमान है, यह आभूषण के रूप में नहीं बल्कि इनका उपयोग सीमित मुद्रा के रूप में किया जा रहा था, तो इनका आभूषण के रूप में नहीं बल्कि निष्क और शतमान क्या थे, तो निष्क और शतमान यह आपको मुद्रा कहे जा रहे हैं। लेकिन अभी मौद्रीकरण अर्थव्यवस्था का नहीं हुआ है, अभी मोनेटाइजेशन नहीं हुआ है, यह ध्यान रखना है। कुछ प्रारंभिक सिक्के प्रचलन में आए हैं और उन्हें आपको निष्क और शतमान की पहचान इतिहासकारों ने मुद्रा के रूप में की है, जो महंगे वस्तुओं के लिए किया जाता था, बड़े वस्तुओं के लिए किया जाता था, ऐसे बाटर सिस्टम ही है। वस्तु विनिमय प्रणाली पर ही आधारित अभी अर्थव्यवस्था है, यानी सही आंसर क्या होगा, यानी यह गलत है, सॉरी यह सही है। अर्थव्यवस्था का मौद्रीकरण हुआ है क्योंकि अर्थव्यवस्था का मौद्रीकरण तो हुआ ना, क्योंकि निष्क और शतमान की पहचान किसके रूप में है, तो यह क्वाइंस के रूप में है, सिक्के के रूप में, तो अर्थव्यवस्था का तो मौद्रीकरण हो ही गया, अर्थव्यवस्था का तो मौद्रीकरण हो ही गया। वस्तु विनिमय प्रणाली पर ही आधारित अभी भी चल रहा है, लेकिन अर्थव्यवस्था का मौद्रीकरण हो चुका है। ऋग वैदिक फेज में नहीं हुआ है, लेटर वैदिक फेज में अर्थव्यवस्था का मौद्रीकरण, मोनेटाइजेशन यहां पे हो चुका है, तो यह आपका सही है, क्योंकि निष्क और शतमान की पहचान किस रूप में की गई है, सिक्के के रूप में की गई है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर हो जाएगा केवल एक। बहुत सारे लोगों ने ए भी इसमें दिया है, बहुत सारे आप में से बच्चे ए इसमें से दिए हैं, तो यह बिल्कुल सही आपका उत्तर है, केवल एक। यानी ऋग वैदिक काल में अर्थव्यवस्था का मौद्रीकरण नहीं हुआ है, अभी मुद्रा प्रचलन में नहीं आया है, लेकिन उत्तर वैदिक काल तक आते आते मुद्रा प्रचलन में आ गया, और वह मुद्रा किस नाम से जाना जा रहा है, तो निष्क और शतमान के नाम से जाना जा रहा है, याद रखना है। क्लियर है, याद रखना है। नेक्स्ट आते हैं, लास्ट प्रश्न है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द डेवलपमेंट ऑफ टैक्सेशन सिस्टम। टैक्सेशन सिस्टम पे वहां भी पूछा गया था। ड्यूरिंग लेटर वैदिक पीरियड, उत्तर वैदिक काल में रेगुलर टैक्सेशन मशीनरी इमर्ज, नियमित कराधान व्यवस्था इस काल में उभर कर सामने आई। नियमित कराधान व्यवस्था सुनना पहले, बलि एंड भाग वेयर द टैक्सेज ऑफ दिस पीरियड। बलि और भाग इस काल के कर थे। नीचे दिए गए कूटों में से सही विकल्प का चयन करें, कौन सा इसमें से सही होगा, बहुत ध्यान से। लेटर वैदिक पीरियड के विषय में पूछा जा रहा है, उत्तर वैदिक काल के विषय में पूछा जा रहा है कि नियमित कराधान सिस्टम था, यानी आप देखो तो रेगुलर टैक्सेशन, यानी लेटर वैदिक पीरियड तक आते आते अब जो राजा है, कबीलों का जो राजा, अब वह क्षेत्र का राजा हो जाता है, और अब वहां पे एक नियमित कराधान व्यवस्था उभर कर आती है, तो यह बिल्कुल सही है। और यहां पे कर, अब बलि जो है वह अनिवार्य कर हो जाता है, और बलि के साथ साथ भाग भोग भी कर थे। बलि है, भाग है, यानी यहां पे कर क्या है, तो बलि, भाग, भोग, तो इन सब का उल्लेख कर के रूप में किया गया है, तो नियमित कराधान सिस्टम यहां पे आ चुका है। और आप लोग सभी लोग टाइम पर जुड़े, टाइम पर है कि इसमें से सही आंसर क्या है, नियमित कराधान व्यवस्था इस काल में उभर कर आई, बिल्कुल सही। और बलि और भाग इस काल के कर थे, बिल्कुल सही। तो यह एक और दो दोनों सही होगा, दोनों सही होगा। तो बच्चों यहां जो हम लोगों ने आज जो देखा है, यानी हम लोग वैदिक काल तक के देख चुके। अब हम लोग क्या देखने वाले हैं, अब जो हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्लास में, वह हम लोग देखेंगे पूर्व मौर्य काल, मौर्य काल के पहले महाजनपद, इन सब कालों को हम लोग देखेंगे। तो थोड़ा उसके लिए आप लोग प्रिपेयर्ड हो जाना, महाजनपद काल के लिए प्रिपेयर्ड हो जाना। मैं बार बार कह रहा हूं कि उसके लिए आप लोग पूरी तरीके से तैयार हो जाना, और अगली क्लास हम लोग उस पर जब करें तो आप लोग ज्यादा से ज्यादा सही करें, ठीक है। तो और सभी लोग टाइम पर जुड़े, 9 बजे कोई बहुत अर्ली मॉर्निंग नहीं है, अर्ली मॉर्निंग नहीं है, टाइम पर रहें और सारे प्रश्न को करें, सारे प्रश्न को करें, अपने लोगों को बताएं भी। बहुत सारे बच्चे लेट में जुड़ रहे हैं, तो अपने जो भी आपके दोस्त हैं सारे लोग, और बाल दिवस की भी ढेर सारी शुभकामनाएं आप सभी प्यारे बच्चों को। इसी तरीके से आप लोग बने रहें, मेहनत करते रहें, और हम लोग नियमित मिलते रहें। इसी के साथ क्लास को आज समाप्त किया जा रहा है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सभी लोग।